स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम वैपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही हाइप के बारे में, नो इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल कूलिंग ऑन डिमांड। तो आइए समझते हैं। तो समझिए ज़रूरत सीरियस हो गया है यहाँ पे, क्योंकि अब जैसे जैसे प्लांट का टेम्परेचर भागते जा रहा है, ये कूलिंग जो है यानी कि एसी जो है वो हो गया कि लग्जरी से नेसेसिटी हो गया, यानी कि आप रह ही नहीं सकते। जैसे कि सिंपल एग्जांपल देते हैं, मेरा अपर वाला फ्लोर इतना अनकंफर्टेबल है कि अगर वहाँ एसी नहीं चलता रहा, नीचे ही आना पड़ेगा, ऊपर आप रह नहीं पाओगे। और ये तो अभी हो रहा है, आने वाले 5-6 साल में और बुरा हो जाएगा। तो हिसाब वही है। और अभी का रफ एवरेज कहा जाता है 1 बिलियन मतलब 700 मिलियन से लेके 1 बिलियन लोग तक पॉवर्टी में है, और कूलिंग तो उनको भी चाहिए ना। तो हिसाब वही है कि कूलिंग सबको चाहिए, और हमें कुछ ऐसा करना है ना जो आने वाले टाइम में हमारी बैंड ना बजाए, क्योंकि जैसे अभी कूलिंग कर रहे हैं वो हमारा बैंड बजा रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना है जो बेटर हो। मतलब ये जो सिचुएशन है, अब वो मतलब लुच-पुच वाले सिस्टम से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा रिफाइनमेंट लाना पड़ेगा। और ऑफ ग्रिड अगर आप इसे कर पाते हैं, यानी कि ग्रिड पे ज़बरदस्ती का लोड ना डाले बिना कर पाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि भले आपका ग्रिड में एनर्जी कहीं से भी आ रहा हो, चाहे सोलर से आ रहा हो, चाहे विंड से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन अगर ग्रिड पे लोड पड़ता है तो ग्रिड तो बनाने पे आपको खर्च करना पड़ेगा ना। और पर्यावरण के लिए सबसे बेहतर क्या है? सोलर एनर्जी? नहीं, कुछ नहीं। मतलब आपको उसकी ज़रूरत नहीं। तो अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम में काम निपटा सकते हैं, डायरेक्टली एनर्जी का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं, वो हमेशा ज़्यादा बेटर होगा। 100 कन्वर्शन करना, ट्रांसमिशन करना, ये सब ज़रूरी नहीं होना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो हमें वैसा कुछ चाहिए कि ये टेम्परेचर भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कूलिंग करेंगे, लेकिन इसको बुरा बनाए बिना। और ये अब कंपल्सरी हो रहा है, इसीलिए इस पर दबा के रिसर्च किया जा रहा है। अब रहा बात फेलियर, आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग नॉर्मल एसी क्यों नहीं कर सकते। तो अभी आप जो एसी सोचते हो दिमाग में, वो जनरली ड्राई वाटर फ्री एयर कंडीशनिंग होता है, यानी कि आपका एसी पानी नहीं खाता है, कूलर जैसा। बड़े बड़े बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े जहाँ पे भी आप इस तरह का ये देखते हैं कूलिंग टावर, इसमें एक्चुअली पानी छिड़का जाता है। मतलब ये आप समझिए एसी चल रहा है, एसी उनके केस में चिलर होता है, चिलर का जो कंडेंसर है, कंडेंसर की जो गर्मी है वो यहाँ आती है। अगर हवा का तापमान कम है, गर्मी निकल जाता है, कोई बात नहीं, तापमान भागता है तो इसमें पानी छेड़ने लगते हैं, ताकि वो ठंडा हो सके। मतलब बेसिकली समझिए एसी को कूलर से ये ठंडा कर रहे हैं, जो डेजर्ट कूलर होता है वैसे करके ये ठंडा कर रहे हैं। तो ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन छोटे छोटे घर में नहीं एक्सपेक्ट किया जाता। घर में कि 100 लोग एसी लगा रहे हैं, पानी नहीं खपेगा। अब वो समस्या आने वाला है कि अब एसी भी पानी खाने लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे आउटडोर टेम्परेचर भाग रहा है, दिक्कत हो जाएगा। तो आप ये समझिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से नापा जाता है आपका एसी कैसा है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जितना ज़्यादा है, नंबर जितना ज़्यादा है, उतना अच्छा होगा। यानी कि आप 1 यूनिट बिजली डालेंगे, वो 2 यूनिट गर्मी खींच के बाहर फेंक देगा, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जैसे जैसे बाहर का तापमान बढ़ते जाएगा, तो कंप्रेसर कितना एनर्जी को बढ़ा पा रहा है, उसका एक लिमिट है। वो बाहर अगर बहुत भाग जाता है तो नहीं कर पाता, जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस। और भगवान बचाए अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्मी जा रही है और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच गया, तो क्योंकि ये दोनों अगर हो गया तो एसी सीधे हाथ खड़ा कर देता है, यानी कि 1 से नीचे आ जाता है। यानी कि वो अगर आपका 1.5 किलोवाट खा रहा है, वो दे ही नहीं पाएगा आपका कूलिंग। बोलेगा सर उतना, मतलब थोड़ी सी कूलिंग रहेगी। अगर मान लिया आप खुशकिस्मत रहे थे, सुबह से आपने एसी चला दिया था, रूम ठंडा हो चुका था, तो मे बी वो मेंटेन कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप आए हैं ऑफिस से, रूम ढीप रहा है, उस टाइम चालू किया, वो नहीं कर पाएगा, ठंडा ही नहीं कर पाएगा, बहुत देर लगेगा उसको। तो बोलेंगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि हमारा एसी का रेटिंग रॉन्ग है। मतलब जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना कि हमारे इंडिया में सोलर पैनल पता नहीं किसने रेटिंग रखा है कि वो 25 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं। इंडिया में हमारे एसी के साथ भी वही दिक्कत है। एसी का पहले से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि पहले 35 डिग्री सेल्सियस पे नापा जाता था, लेकिन उसको सुधारा गया। बहुत लोग कंप्लेन किए, सर आपका कोई भी रेटिंग दूर दूर तक, आप कहते हो कि 1500 रुपया मेरा बिल आना चाहिए, आता है 50,000, कैसे हो रहा है? तो वो था ईईआर। अगर आपके घर में पुराना एसी होगा, आप देखिएगा उसमें जो 5 स्टार का लोगो है, उसमें ईईआर का रेटिंग है। नए एसी में आईएसईईआर का है, इंडियन स्टैंडर्ड का है। इसमें भी धांधली कर दिया भारत सरकार। ये 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नापता ही नहीं है, नापते ही नहीं है सर। भारत में 50 कब का पहुंच गए हैं हम लोग, ये 43 पे रुक क्यों रहा है? मतलब कि एसी, मान लीजिए कि यहाँ मैं आपको बात कर रहा हूँ, सीओपी 1 से नीचे आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कूलिंग कर ही नहीं रहा है। और मान लीजिए आप उस जगह पर रहते हैं, जैसे राजस्थान हो, गुजरात हो, ये सब भूंजता है, तो थैंकफुली वहाँ ह्यूमिडिटी उतनी बुरी नहीं होती है, लेकिन आपका एसी बोल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि एसी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ये नापते ही नहीं है, 43 के ऊपर नापते ही नहीं है। भैया कलकत्ता में आपका जान निकल जाएगा, और आपका मुंबई में है तो भगवान बचाए। तो ये, और बाय द वे, ये सारे एसी में है। जैसे कि आपको चिलर सब देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया सीओपी लिखा रहता है, 7 सीओपी, 8 सीओपी। कैसे? पानी खा रहे हैं इसलिए। तो
ये हमें समस्या बना देता है कि अगर सीओपी घटते जा रहा है, जैसे अभी घट रहा है, बाहर का तापमान बढ़ रहा है और वो सीओपी घटते जा रहा है, तो हमारी बैंड बच जाएगी, और सीओपी और घट जाता है अगर ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है। तो ये एक समस्या है, और इसका समस्या का कोर रीज़न जो है कि आप एसी में, जो जैसे मेरा ये इंडोर यूनिट है, ये सेट किया हुआ 26 पे, तो ये इवेपोरेटर कितने पे सेट करते हैं? जनरली मिनिमम इवेपोरेटर -12 पे रखा जाएगा। जो भी आप सेट किए, आप सेट किए हैं 20 तो -12 उस पे कर दिया जाएगा, 18 तो -12 उस पे कर देंगे। ये हमेशा रखा जाता है। जो भी आपका सेट पॉइंट है, आपने रिमोट से जो सेट किए हैं उससे -12 रहता है। तो इसका मतलब क्या है? आप रूम सेट कर रहे हो 26 पे, उससे 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो चल रहा है, फिर कंडेंसर 63 तक गर्म हो रहा है, तब जाके वो गर्मी बाहर निकाल पा रहा है, क्योंकि बाहर तापमान गर्म है। अब दिक्कत यह है कि बाहर आपका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर को 50 डिग्री सेल्सियस का लिफ्ट देना पड़ रहा है कि वो गर्मी मतलब कोल्ड साइड 12 रखो, हॉट साइड 63 रखो। ये इसके लिए नहीं बना है। जनरली नॉर्मल कंप्रेसर 15-20 डिग्री में तो आपको 7-8 सीओपी दे देगा, लेकिन आप उसे बढ़ाते जाओगे कि भैया 20 का डेल्टा बनाओ, अरे ठीक है कर लेंगे, 30 का बनाओ, दर्द होगा लेकिन कर लेंगे, 50 करो, हम खड़ा कर देगा। इसीलिए 50 में इंडिया के बहुत सारे एसी सीधे बंद हो जाएंगे। बंद मतलब कि नहीं सर, तो कंप्रेसर ओवरहीट करने लगेगा, बोले सर हम चलने का चल जाएंगे लेकिन बार बार फ्यूज उड़ते रहेगा। तो ये एक मेन समस्या है कि हम लोग जो चले जा रहे थे, अभी पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा कि आप दिल्ली में एक जगह है बहुत सारा पे, वहाँ पे रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज है, पता नहीं किस चीज़ का, 3-4 मंजिला ऊंचा ऊंचा है, आइसक्रीम उसक्रीम आता है, डेली स्टोर किया जाता है। तो ऊपर देखिएगा छत पे सबका कंडेंसर पानी मारते रहता है, हमें भी वो करना पड़ेगा। कारण ये है कि नहीं तो गर्मी दोपहर में काम ही नहीं करेगा, और अगर आप उसको पानी मार देते हो तो थोड़ा सा पानी का खर्चा और थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल खर्चा, नहीं तो बहुत इलेक्ट्रिकल खर्चा और उतना वो काम भी नहीं करेगा। तो ये समस्या है। अब रहा बात कि सब लोग ये करने लगे तो फ्रेश वाटर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी तो मतलब डेटा सेंटर के चलते लोग रोना शुरू किए हैं, तो भैया सबका एसी खाने लगेगा फ्रेश वाटर, तो दिक्कत हो जाएगा, और सॉल्टी वाटर से आप कर नहीं सकते। तो वही है। तो हमें समाधान क्या चाहिए? समाधान में ऐसा चाहिए ना कि गर्मी दे कौन रहा है, कौन हमारा बैंड बजा रहा है? वो सूर्यदेव है, सूर्यदेव जी गर्मी डाल रहे हैं। तो हमें उस गर्मी से ही काम करना है ना, हम लोग लड़ना नहीं है उस गर्मी से ही काम करना है। तो और क्योंकि अगर वैसा नहीं करते हैं, गर्मी से काम नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो, जैसे मान लिया आपका एसी में गया 1 किलोवाट, तो ऐसा नहीं कि 1 किलोवाट डिसअपियर हो गया, 1 किलोवाट प्लस द कूलिंग। तो जैसे मान लिया 1 किलोवाट बाहर वो कंडेंसर में निकालेगा, प्लस अंदर से जो निकाले तो 3 किलोवाट का गर्मी बाहर निकाल रहा है। तो वो इलेक्ट्रिकल प्लस रिजेक्ट हीट इतना ज़्यादा होने लगेगा कि हम लोग कुक कर देंगे शहर को। और रहा बात गर्मी बाहर जा रहा है, तो आपका दीवार परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है कि गर्मी बाहर निकल के अंदर लीक नहीं करेगा। अब बाहर का तापमान बढ़ते रहेगा, अंदर लीक का रेट बढ़ते चला जाएगा, एसी ठंडा कर ही नहीं पाएगा। तो हमें इसीलिए सिस्टम बदलना है। हम लोग जहाँ यहाँ तक आ गए, ठीक है, इतना डेवलपमेंट हो गया, प्रोग्रेस हो गई, ठीक है, अब थोड़ा और बेटर करना है। तो बेसिकली हम लोग को अब कंप्रेसर से थोड़ा हाथ धोने का टाइम आ रहा है कि ठीक है, कंप्रेसर यहाँ तक ले आए, इसके आगे नहीं ले जाएगा। तो हीट पंप को हम लोग कुछ बेटर करना है, और रेफ्रिजरेंट भी बेटर हो जाए तो अच्छा है। इसलिए जैसे कि अगर आप देखिए ये ग्रीन लाइन है, जैसे आप अहमदाबाद में काफ़ी ड्राई रहता है, राजस्थान में कुछ कुछ जगह बहुत है ड्राई है, वहाँ एसी बढ़िया चलता है क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, एसी बढ़िया रहेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बोल जाएगा। ये तो मतलब एकदम शुद्ध धांधली लगता है। ये किसने पैसा खिलाया है भाई? आप 43 पे क्यों रोक रहे हो? 50 में बोल दो नहीं चलेगा, अरे ठीक है, लेकिन हमें बताइए तो कि 53 में हो क्या रहा है। और ऐसा तो है नहीं ना 53 में बंद, तो आप सीधे बोलिए कि ये हिट नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत का सेंसेक्स डेटा में है कि मतलब जो डेटा लिया जाता है वेदर रिपोर्ट से, इसरो से डेटा ले लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस कितनी बार हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये क्या बात हो गया? ये IS लगाने का आप नाम बर्बाद कर दिया। तो ये फेलियर है, समझना वो सही। इसीलिए हम लोग कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही है। तो रहा बात ये NESCOD, ये सिस्टम जो है इसमें अभी बहुत हाइप आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन आ रहा है। प्योर अमोनियम नाइट्रेट का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि NH4NO3 ये पपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ठंडा कैसे हो रहा है? ये सॉल्ट आप ले रहे हो, ठीक है, जो सॉल्ट है इसको आप पानी में डाल रहे हो। सॉल्ट जब पानी में जाएगा तो ये आयॉन्स ब्रेक करने की कोशिश करेगा। पानी जो है, पानी का यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो HO जो आयॉन्स है वो इसको तोड़ेंगे, ठीक है। अब रहा बात, ये जो बॉन्डिंग है, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की बॉन्डिंग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, मतलब मैग्नेट जैसा चिपका हुआ है। तो इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। पानी तोड़ देता है, लेकिन पेनल्टी ये पड़ता है कि एनर्जी खा लेता है। तो ये बॉन्ड जो तोड़ता है, केमिकल बॉन्ड तोड़ता है, उसमें वो एनर्जी खा लेता है, यानी कि पानी का तापमान ठंडा हो जाता है। जैसे आप 23 डिग्री सेल्सियस के पानी में डालेंगे, ये सॉल्ट डालेंगे, तो वो आराम से उसका तापमान इतना घटा देगा कि मतलब वो 3 डिग्री सेल्सियस तक उतर जाएगा। तो ये समझ रहे हैं, यही एनर्जी आपका खा रहा है। ये जो केमिकल बॉन्ड है, वो बॉन्ड जब आप डिजोल्व किए तो वो एनर्जी खा लिया, पानी ठंडा होगा, वो आपका कूलिंग इफेक्ट है,
ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, क्रिस्टल बॉन्ड से मतलब आप ये कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड्स को तोड़ के आप यहाँ पे मतलब एडजॉर्प्शन चिलर भी इसी तरह का काम करता है, वो भी सॉल्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो पानी को पार्शियल वैक्यूम में बॉईल करता है, उसका फ़ायदा उठाता है। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई पार्शियल वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे मतलब आयोनिक, केमिकल आयोनिक एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब तो आप बोलोगे ठीक है वो हो गया, आपने पानी ठंडा कर लिया, रूम ठंडा हो गया उस पानी से, ठीक है बढ़िया है। उसके बाद क्योंकि एक बार आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया, जब तक हो रहा था मिक्स, जब तक सैचुरेशन हो रहा था, हो गया ठीक है। उसके बाद आप इसे डालेंगे रीजनरेटर में, सोलर रीजनरेटर में। सोलर रीजनरेटर में वो बॉईल करके आप पानी अलग कर दीजिएगा और सॉल्ट अलग कर दीजिएगा, और ये फिर से साइकिल करते रहिए। तो मतलब कि आप सॉल्ट अलग से रख सकते हैं और पानी, प्योर और पानी अलग से रख सकते हैं, और दोनों को साइकिल करते रहिए। मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, ये कंटिन्यूस साइकिल मशीन नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि मैंने छत पे कलेक्टर रख दिया, नीचे कंडेंसर, ये इवेपोरेटर रख दिया, वैसा सिस्टम नहीं है। मतलब आपको ऑलमोस्ट समझिए कि सॉल्ट अलग से कलेक्ट करना है, उसको डाल देना है इंडोर यूनिट में, फिर जब इंडोर यूनिट का पानी पूरा सैचुरेट हो जाए तो उसको ले जाके सोलर कलेक्टर में वापस डाल देना है। ये इंसान को करना है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिकल नहीं है, मतलब पैरासिटिकल इलेक्ट्रिकल भी नहीं। इनका लॉजिक वो था कि जो बहुत ही गरीब लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके लिए ऐसा कुछ बनाओ जहाँ पे वो मैनुअल लेबर डालें और काम हो जाए। कोई भी बिजली, मतलब बिजली है ही नहीं, सोलर पैनल भी नहीं हो तो भी तो वैसे करके ये करेंगे। और इसमें सॉल्ट मतलब पानी अलग हो जाएगा, सॉल्ट भले पानी पानी तो इवेपोरेट करेंगे तो लॉस हो जाएगा ना, नहीं, वो पानी एक डोम के अंदर किया जाएगा। डोम एज इन नॉर्मल प्लास्टिक का डोम रहेगा, ताकि मतलब वो कंडेंसेशन बाहर नहीं निकले, तो पानी साइकिल होता रहेगा, पानी का लॉस बहुत कम होगा। तो लॉजिक वही है कि आप पानी लेते हैं, उसमें कुछ कुछ, और मैं क्लियर करता हूँ, हर सॉल्ट नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत ये अमोनियम नाइट्रेट इसीलिए चूज़ किया, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी खाता है। बहुत सारे सॉल्ट हैं जो मिक्स होने टाइम पोटेशियम रिलेटेड हो जाए, सोडियम रिलेटेड हो जाए, हैं जो ये करता है, बस उतना डेल्टा नहीं बना पाता। यानी कि आप 23 डिग्री सेल्सियस पानी में डालते हैं, वो बेयरली 22 डिग्री कर पाता है। इसको डालते हैं, ये 3 डिग्री तक उतार देता है, इसीलिए इस सॉल्ट के पीछे काम कर रहे हैं। वही एंडोथर्मिक डिल्यूशन का फ़ायदा उठाया जा रहा है, और फिर उसे रिचार्ज किया जाता है, ताकि आप सॉल्ट और पानी अलग कीजिए, उसमें आपका सन एनर्जी कर रहा है, और आप बोलेंगे जो गर्मी एब्जॉर्ब हुआ था वो गर्मी रिजेक्ट कहाँ हुआ? गर्मी रिजेक्ट हुआ वाटर वेपर में। वाटर वेपर जो आप कंडेंस कर रहे हैं, गर्मी वापस निकल जा रही है। तो ये हो गया आपका NESCOD। अब बात करते हैं ये टेक्नोलॉजी कैसे है। ये अभी बहुत अनकुक्ड है। इनका जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, जिसके लिए मतलब जेन्युइनली बड़ी बात है, वो है ये टेक्नोलॉजी, यानी कि अनसुपरवाइज्ड सॉल्ट जनरेशन। अगर आप पतीले में पानी रखते हैं और उसको रख देते हैं धूप में, नमक नहीं बन पाता ठीक से। क्यों? क्योंकि पानी इवेपोरेट शुरू में तुरंत करेगा, लेकिन उसका जैसे क्रिस्टल बड़े होने लगेंगे, सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, वो ब्लॉक करने लगेगा नमक को, हीट ये होने से, क्या बोलते हैं, नमक का जो क्रिस्टल है वो सनलाइट को डायरेक्ट पानी में नहीं जाने दे रहा, पानी बॉयल होना स्लो हो जाता है। और पूरा नहीं ये अलग होगा कि सॉल्ट एक तरफ अलग हो गया, आपका वाटर एक तरफ हो गया। ये बहुत ट्रिकी है, यही इन्होंने सॉल्व किया। ये जो ज्योमेट्री आप देख रहे हैं, ट्यूब सा स्ट्रक्चर बना है, लॉजिक ये है, प्रूफ करने के लिए इन्होंने इसको 72 आवर्स तक लाइट में रख के दिखाया, मतलब आर्टिफिशियल सिमुलेशन। ऐसे ही आपका सोलर पैनल भी टेस्ट होता है। तो इनका लॉजिक ये है कि हम कप में पानी रखेंगे, ठीक है, जो मतलब आपका डिस्चार्ज है, यानी कि जिसमें नमक है और जिसमें पानी है, वो कैपिलरी एक्शन से इस कपड़े पे आपका सोखते जाएगा, ठीक है। वो नीचे से, मतलब आपका कप नीचे है, कप से वो ऊपर आ रहा है, ठीक है, बल्ले बल्ले। अब वहाँ पे धीरे जैसे पानी निकलेगा, वो धीरे धीरे क्रिस्टल बनाने लगेगा। अब यहीं पे ट्रिक है, इन्होंने डाला सोडियम 4 वाइनल बेंसिल सफो, केमिस्ट्री में कौन नाम रखता है, SVBS, ये डालें तो ये क्रिस्टल जो है एक बड़ा बड़ा क्रिस्टल नहीं बना रहा है, क्योंकि ये पाउडर चाहते हैं, फ्लफी चाहते हैं। तो ये पाउडर और फ्लफी रह जाता है, और ये खुद ब खुद जैसे ये PTFE पे जाने लगता है, ग्रो करते करते वहाँ तक फैलता है। उसमें सरफेस एनर्जी बहुत कम होती है, यानी PTFE पे चिपक नहीं पाता, कोई नॉन स्टिक है, टेफ्लॉन ही है शायद, तो वो धड़ाक से गिर जाता है। और यही इनका मेन सेलिंग पॉइंट है कि हम ये रीजनरेटर इन्होंने ऐसा बनाया, आप धूप में रख दीजिए, ये पानी अलग से हटा देगा, नमक अलग कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं एकदम क्लियर हूँ। इंजीनियरिंग के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से, ये वर्ड कोई बोल दे ये सब कर रहे हैं, ये मतलब जेन्युइन इंजीनियरिंग है, और बढ़िया, मतलब कोई ढंग से केमिस्ट्री जानता था तो ही इसको कर पाएगा कि ठीक है सर, हम आपका, आप मतलब समझिए, बाल्टी में हम रख रहे हैं, और आपका नमक एक तरफ, पानी एक तरफ, और आपको कुछ नहीं करना है, बस धूप में रख देना है। और ये क्रिस्टल ऐसा बनाया गया है कि मतलब ये बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा कि ब्लॉक करने लगे शैडो बना के, वो बड़ा होगा, अपने टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि आपने ये डाला है डिसरफेक्ट, बड़ा ऊटपटांग नाम है। मतलब जो प्रोसेस है, वो क्रिस्टल बहुत बड़ा होकर लैटिस स्ट्रांग नहीं बन पा रहा, वो टूट जा रहा है, तो खुद ब खुद झड़ के गिरते रहे। मतलब आपको कोई टेंशन नहीं करना है। मतलब ये जिसे कहते हैं अनसुपरवाइज्ड है, कि आपने
रीजनरेटर में डाल दिया पानी, वो अपने हो रहा है, आपको छूना नहीं है, देखना नहीं है, नमक एक तरफ अलग से आ जाएगा, पानी आपका दूसरे तरफ कंडेंस कर लेगा। तो ये इनका मेन, मैं एकदम क्लियर, यहाँ पे बहुत रिसर्च किया गया है। ये बोल रहे इतना कौन सोचेगा कि भाई पीटीएफ ही फिल्म लगाओ ताकि सॉल्ट वहाँ पे जाके अपने आप निकल जाए। तो मेहनत है, इंजीनियरिंग है, यहीं पे सब लगा है। रहा बात, लेकिन अभी भी आप मैनुअल साइकिल का बात कर रहे हो, ये आपने इसको ऑटोमेट कर दिया बल्ले बल्ले, लेकिन ऐसा अभी कोई डिज़ाइन नहीं कि अच्छा ये नमक कलेक्ट हो रहा है, नमक पाइप से गिर जाएगा नीचे, अंदर आपका उसको ठंडा करेगा, फिर सैल्यूट ऊपर कैसे भेजोगे, वहाँ पे तो पंप चाहिए ही होगा। तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ कि मैनुअल लेबर पे ये, मतलब इनका हिसाब ही उस मैनुअल लेबर के हिसाब से बनाया था कि मतलब एकदम गाना का कोई कंट्री है, अफ्रीका का कोई ऊट पटांग जगह है, वहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे लोग ये कर सके। तो जब वहाँ पे आप मैनुअल लेबर कर रहे हो तो ठीक होगा कि दिन में आप इसको मतलब रोज सुबह सुबह डाल दोगे पानी से, रात को एसी चलता रहेगा आपका। और इनका एक सेलिंग पॉइंट है जो ये कि ये नमक आप जनरेट करते रहो ना, मतलब ठंडे में भी इसको जनरेट करते रहो और नमक स्टोर करते रहो, तो गर्मी में जो आपको ज़्यादा कूलिंग पावर चाहिए होगा जो एक दिन में बना पाते हैं, वो ठंडे का कूलिंग यूज़ कीजिए। स्टोरेज के मामले में ये कर पाते हैं। तो वही है सोलर रीजनरेटर जो आपका वाटर और सॉल्ट सेपरेशन कर देता है। अब लेकिन यही ट्रिक है, यहाँ ये बोल रहे हैं, ये इनका इंजीनियरिंग जेन्युइनली यूनिक है और पूरा रिसर्च पेपर इसी पे है। कूलिंग इफेक्ट साइड इफेक्ट है। लेकिन ट्रिक ये है कि मैनुअल लेवर से एसी चलाना लॉजिकल नहीं है। बोल देना ठीक है, नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन और पैरासिटिक भी नहीं, ये बात एकदम सच है, लेकिन आप मैनुअल लेवल डाल रहे हो तो मतलब यहाँ तक आप आ गए। कोई बस ऐसा कर देना कि ये सॉल्ट जैसे नीचे गिरे उसी एनर्जी से पानी ऊपर चला जाए, तो भी ऐसा हो जाएगा कि ठीक है आपका छत पे रीजनरेटर है, रूम में आपका कूलर है, काम हो जाएगा। लेकिन वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसको इलेक्ट्रिकल कहना थोड़ा सा वो, ये क्या बोलते हैं, मतलब कूलिंग यूनिट नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट आप एक बैटरी ठंडा कर रहे हो और उसे गर्म कर रहे हो अपने रूम के अंदर लाके। तो ये काफ़ी अनपका, ये टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया, मतलब ये सब है कहाँ केमिस्ट्री टेबल में लेकिन आपने किया इंजीनियरिंग की, ये डिज़ाइन बना पाए जो 3D कहते हैं, 3D रीजनरेटर, वो यही ट्रिक है, बहुत बढ़िया, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन टोटल इन्हीं का कैलकुलेशन, मैं इन्हीं का रिसर्च पेपर पढ़ के बता रहा हूँ, कैलकुलेशन 200 वाट पर मीटर स्क्वायर से नीचे है। यानी कि आपको रीजनरेटर को कितना बड़ा एरिया दीजिएगा उसके भरोसे कितनी कूलिंग पावर मिलेगी, वो 200 के अंदर है, वो बहुत नहीं है। तो ये अनकुक्ड है, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। और बाय द वे ये 2-3 साल पुराना है, पता नहीं अभी क्यों मार्केट में छा रहा है, हमको कमेंट भी आ रहे हैं। तो रहा बात हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि जो अब सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट, वो आग नहीं लगता, वो कबूम पाउडर है, शहर उड़ाता है, वो बहुत बदनाम है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से आप उसे गर्म कर रहे हो धूप में। अब मैं एकदम क्या करता हूँ, 99% केस में वो सेफ़ है, स्मॉल अमाउंट में सेफ़ है, लेकिन है अभी भी बूम पाउडर। और अगर उस मिक्स हो गया किसी और चीज़ से, कोई कंटामिनेट जैसे कि ऑयल से तो और रहा बात, आपने डिसइंफेक्टेंट डाला था कि बड़े बड़े क्रिस्टल नहीं बने, लेकिन बन गया तो तो मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, ये हैजर्डस चीज़, जैसे कि हम लोग प्रोपेन ब्यूटेन छोड़ दिए थे ये सोच के कि वो उसमें आग लग सकता है, इसको तो डिस्कशन ही नहीं करना है। और बाय द वे प्रोपेन ब्यूटेन वापस हम लोग आ गए, अमोनिया से हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन स्टार्ट किया था, फिर से वहीं आ गए ये, लेकिन अब मेरे को सही नहीं लगा। और बाय द वे अमोनियम नाइट्रेट फार्मर खरीद सकते हैं, लेकिन फार्मर को दिखाना पड़ता है, बैच दिखाना पड़ता है, नहीं तो टेररिस्ट लोग उसी का इस्तेमाल करके बूम करने लगेंगे। तो ये खतरनाक चीज़ है, मैं एकदम क्लियर हूँ। छोटा अमाउंट भी अमोनियम नाइट्रेट ऐसा नहीं है कि उसको आप ध्यान ना दो। दूसरा, आप सॉल्ट बना रहे हो, इनका क्लेम है कि ठीक है आप सॉल्ट बना के रख लो, ठंडे में पूरा मतलब सोलर एनर्जी कलेक्ट करो, ठंडे में गर्मी में यूज़ करना, ठीक है सर, वो आप रखोगे कैसे? क्योंकि ये सॉल्ट जो है, क्योंकि ये पानी खाता है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ऊपर गया ये खाने लगे, अब वो भी 35 पे, 40-45 हो रहा है तो बहुत कम ही ह्यूमिडिटी पे खाने लग जाएगा पानी। और इंडिया में तो वो बोलेगा सर, कलकत्ता वाले बोलेंगे सर ये तो बहुत सूखा दिन है, 60% ही है जिस दिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मुंबई वाले बोलेंगे सर ये तो सूखा है, एकदम ड्राई है सर, स्किन फट रहा है मेरा, इतना सूखा है। तो ये वाला लॉजिक भी मेरे को समझ है कि लॉन्ग टर्म ये स्टोरेज कैसे कीजिएगा, मतलब ऐसा मैं एकदम क्लियर नहीं कर देता हूँ कि नहीं कर सकते, बस बात है कि फचांग आप बढ़ाते जा रहे हो। पहले तो आपका डेंजरस मटेरियल है, दूसरा उसको पानी से आपको एकदम एयर टाइट गैस टाइट सील रखना है, लाइक सर तब आप मिडिल ऑफ नोवेयर में कैसे करोगे ये सब। एंड जो ये आ रहा है इन्हीं का पेपर से बता रहा हूँ, अपने से नहीं बता रहा हूँ, इनका पेपर में बता रहा हूँ, 150 to 180 वाट पर मीटर स्क्वायर जा रहा है, ये काफ़ी कम है। ये कितना कम है, ये पीडीआरसी आप लगा सकते हो छत में वो भी ऑलमोस्ट 120 to 150 पहुंच जाएगा। तो बोलेंगे तो कम है, बस वो 24/7 काम करता है, आपका घर गर्म नहीं होगा। और ये दूसरी बात है, वो कूलिंग कह दे रहे हैं, बात सही है, लेकिन कूलिंग पावर नहीं है। आपने पानी में, इसीलिए वो बताते रहे कि हमने पानी का तापमान घटा दिया, सर कितना लीटर पानी था,
अगर मान लीजिए 100 लीटर पानी था तो मैं उसका मैथ कर लूँ, आप बता नहीं रहे हो। 5 ml पानी को ठंडा कर देना वर्सेस 500 लीटर पानी को ठंडा करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप हीट फ्लक्स नहीं बता रहे हैं। और जो मैथ है आपका 150 आप ही के पेपर में है, वो उतना बड़ा नंबर नहीं है। वो इतना है कि सर आप पैसिवली कूल कर लो ना बिल्डिंग को। और ये तो इंडिया में भी कंपनी है, गैंस कूल इसको बना रही है। थारा भाई उस पर मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं कुछ दिन में आप लोग से बात करेंगे इसके बारे में। तो वो लॉजिक मेरे को एकदम से, और 24/7 चलता है, तो वो वाला सही लगा। बेस्ट ये लगा कि आप बड़ा छत कवर कर दीजिए उससे और एक फ्रिज को आप चला पाओगे, वो हम मान सकते हैं। लेकिन उतना बड़ा बात नहीं है जितना, मतलब खुद उन्हीं का पेपर है, इसलिए उतना बड़ी बात नहीं। और अगर है कि सिर्फ लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना है तो पीडीआरसी आपका पैसिवली सस्ते में एक बार लगा दो और उसको कुछ नहीं करना है, बस साफ करते रहिए, हो जाएगा। ठीक है। अब रहा बात कि नहीं हमको बम बम पावर चाहिए, तो इंडिया में आइए ना सर, सोलर कलेक्टर लगाइए। ये इंडिया का सोलर डिस्क कलेक्टर है। डिस्क कलेक्टर का फायदा होता है टेम्परेचर हाई रहता है। जो ऐसे पाइप ट्यूब रहते हैं वो सब 100 डिग्री जाने में बोल जाते हैं, ये सब 300 तक जाता है। इसका फायदा ये होता है कि इतना हाई टेम्परेचर है कि आप स्टीम टरबाइन चला रहे हैं छोटा वाला, जिससे आपको बिजली मिल रहा है। फिर अभी भी स्टीम में इतना टेम्परेचर कि उसे एडजॉर्प्शन चिलर चला रहे हैं, सॉरी एब्जॉर्प्शन चिलर चला रहे हैं, कूलिंग भी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और कूलिंग सब मिल रहा है। ये इंडिया में है, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में अपने पास है। और ये धो देगा आपका जो उतना रेटिंग है। और कोई बूम पाउडर नहीं है, कोई बूम पाउडर आपको नहीं लेना। हाई प्रेशर स्टीम है लेकिन बूम पाउडर नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है सर स्टीम हाई प्रेशर थोड़ा खतरनाक होता है, ये बात सही है, जेन्युइन बात है। हाई प्रेशर मल्टीपल बार का अगर कोई बात कर रहा है स्टीम, तो मजाक नहीं है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर सकते। ये तो मैंने आपको एक्सट्रीम बताया जहां लोग डबल डिपिंग कर रहे हैं कि मेरे को बिजली भी चाहिए और मेरे को कूलिंग भी चाहिए, वो भी दोनों हाई पावर चाहिए, मिल जा रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनता। और ये आप खरीद सकते हैं, ये तो बड़ा वाला बता रहे हैं, छोटा छोटा जो मतलब इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब वाला आते हैं वो भी ले सकते हैं। फ्लैट प्लेट से भी चला सकते हैं, उतना अच्छा नहीं चलेगा लेकिन चला सकते हैं। जैसे एडजॉर्प्शन चिलर जो मैं बोल रहा हूँ, जो ड्राई एयर इंडिया में बनाती है, ये वाला सिस्टम है। इसमें भी गर्म पानी डालिए, कूलिंग टावर का पानी डालिए, आपको चिल्ड वाटर मिल जाएगा। और अगर ये 0.25 COP पे भी चल पाता है, वो काफ़ी है। क्यों? क्योंकि गर्मी के लिए आप पे नहीं कर रहे हो, सूर्यदेव आपको गर्मी फ्री में दे रहे हैं। और प्लस जहां से आप गर्मी कलेक्ट कर रहे हो वो जगह ठंडा हो जा रहा है, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप वो जगह भी ठंडा कर दे रहे हो और उसी एनर्जी से काम भी कर ले रहे हो, डबल डिपिंग कर रहे हो। और सबसे बेस्ट जिसके पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ, पता नहीं इंडिया में अभी तक क्यों नहीं आया है, पीवीटी पैनल्स, सोलर पैनल प्लस थर्मल पैनल। हाँ, थर्मल उतना हॉट नहीं होगा लेकिन इतना है, मतलब बेसिकली आप ऐसा समझिए जितना भी किलोवाट आपका इलेक्ट्रिकल है, जैसे 10 का लोग लगाते हैं घर में, बड़ा घर में 10 का है तो वो 20 किलोवाट आपको थर्मल पावर देगा। तो उसका अगर सीओपी, चूंकि टेम्परेचर कम है सीओपी कम आएगा, सीओपी कम होगा तो भी बहुत है सर, बहुत है। मतलब आपको एसी चलाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना कम हो जाएगा वो। मतलब अगर कम सीओपी बात करें, मतलब 0.1 और 2 के आसपास में वो इतना देने लगेगा। और उसमें भी वही फायदा है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रहा है, कूलिंग भी मिल रहा है, और ये इंडिया में ही बनता है, कोई स्पेशल सॉस की जरूरत नहीं है। इसमें तो सिलिका यूज होता है, सेफ है, इनर्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और रेफ्रिजरेंट क्या है? पानी, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो हकीकत वही है कि आपका आउटपुट बहुत कम है। पीटीआरसी बोल रहा है सर हम ही कर लेंगे। आप एट बेस्ट ये बोल सकते हो कि हम मतलब पूरा इतना बड़ा कलेक्टर लगा के एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर ठंडा कर सके। ठीक है सर, वो तो हम लोग 200 साल से कर सकते हैं। मतलब जब ये बनाया गया था, एफिल टावर बनाया गया था, तभी कंपनी ने दिखाया था कि सोलर कलेक्टर से रेफ्रिजरेटर कैसे चलाते हैं। आप भूल गए तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि दुनिया भूल गई। वही है, मतलब कि ठीक है आप क्लेम कर रहे हो। और सॉल्ट वाला मैं एकदम क्लियर हूँ, जेन्युइनली बहुत यूनिक चीज़ है, वो कोई और इंडस्ट्री में छा जाएगा, मैं एकदम श्योर हूँ, कुछ ना कुछ वो कर लेगा। लेकिन ऐसे कूलिंग इस लाइक सर बेटर टूल्स हैं, बेटर टूल है, बड़ा टूल के तौर पे बड़ा टूल है, मीडियम साइज टूल पे मीडियम साइज टूल भी है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सही में पैसा नहीं है तो ये है। तो मेरे को भाया नहीं, मतलब ये कहीं पे भी इसका कोई यूज़ नहीं है। सॉल्ट आपने रीजनरेशन फिगर आउट कर लिया, मैं आराम से देख सकता हूँ कुछ लोग पड़े रहेंगे उस पर कि उसका कहीं इस इंडस्ट्री में यूज़ हो जाए, उसमें यूज़ हो जाए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कूलिंग इस लाइक सर आप बहुत पुश कर रहे हो, कूलिंग के तौर पे बहुत पुश कर रहे हो। तो वही हकीकत थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। और प्लस 2-3 साल पुराना है, तो आज क्यों इतना हल्ला हो रहा है इसके बारे में? सबको बोल रहा है इस यूपीएससी एग्जाम में आएगा, पता नहीं क्यों। चलिए देखते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कूलिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे चैनल कितना ना पसंद हुआ है मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री है तो आपने फिर देखो, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।